हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज कुछ नया लेके आ रहा हूँ मैं, अस्मेटिक सिंथेसिस। ठीक है, मतलब वो एल्डोल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब में भी बहुत कम जगह आपके इसके लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अस्मेटिक सिंथेसिस के लेक्चर्स पहले बना लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम आने वाला है पास में। राइट, तो अस्मेटिक सिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है, हम क्यों अस्मेटिक सिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि यार अस्मेट्रिक सिंथेसिस का मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अस्मेट्रिक सिंथेसिस एक्चुअली एनएनसो सेलेक्टिविटी को अचीव करने के लिए होता है। मतलब अगर आपका कोई दो एनएनसोमर्स हैं तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर एक एनएनसोमर को ज़्यादा अमाउंट में लेने के लिए हमें अस्मेट्रिक सिंथेसिस पढ़नी होती है। राइट, तो अस्मेट्रिक सिंथेसिस का बेसिकली एप्लीकेशन ही यही है कि यार हम एनएनसो सेलेक्टिविटी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एनएनसो सेलेक्टिविटी अचीव करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यार आपको ये तो पता ही है कि एनएनसोमर्स को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि एनएनसोमर्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका सेम होती है। जैसे आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम होती है। तो अगर प्रॉपर्टीज सेम होगी तो एनएमआर की हेल्प से भी आपका डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं। आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी हम एनएनसोमर या एनएनसोटोपिक हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें हम अचीव कर सकते हैं इसको, जैसे कायरल कॉलम है, या हम क्या करते हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस की हेल्प से हम कायरल ऑक्सिलरी लेते हैं। कायरल ऑक्सिलरी से हम उसको डेरिवेटाइज करते हैं, वो डाइसोमर्स बन जाता है, देन उसको आपका सेपरेट कर सकते हो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, या एक ओल्डेस्ट आपका टेक्निक थी आपका, जैसे कायरल पूल सिंथेसिस था, वो ओल्ड टेक्निक है। अब जो न्यू टेक्निक है वो आपका क्या है, अस्मेट्रिक सिंथेसिस, यानी कि कायरल ऑक्सिलरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका एनएनसो सेलेक्टिविटी अचीव करते हैं। राइट, तो यार अस्मेट्रिक सिंथेसिस में आपका जनरली आपके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये है, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि यार सबसे पहले क्या होता है, जो कायरल ऑक्सिलरी होती है, कायरल ऑक्सिलरी आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड होती है आपका सबस्ट्रेट से। फर्स्ट स्टेप होगा कायरल ऑक्सिलरी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कायरल ऑक्सिलरी होती है वो आपका सबस्ट्रेट से बाउंड होती है। फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है अस्मेटिक सिंथेसिस का। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका कि यार जो कायरल ऑक्सिलरी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुई वो क्या करेगी, आपका नंबर ऑफ आपके डाइसो सेलेक्टिव रिएक्शंस मिलेंगे। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स अंडरगोज नेक्स्ट द रिजल्टिंग कंपाउंड undergoes gives what the resulting compound undergoes gives number of undergoes one or ऐसे लिख सकते हो, undergoes one or more diastereoselective डाइसोसेलेक्टिव कंपाउंड। ठीक है, डाइसोसेलेक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, कायरल ऑक्सिलरी कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है सबस्ट्रेट के साथ। सेकंड स्टेप है जो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा, यानी कि कायरल ऑक्सिलरी सबस्ट्रेट के साथ बाउंड होगी, उसके बाद आपका रिजल्टिंग कंपाउंड्स मिलेंगे, वो एक से ज़्यादा आपका क्या मिल सकते हैं, डाइसोसेलेक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, फाइनली क्या होता है, द ऑक्सिलरी रिमूव्ड अंडर द कंडीशन ऑफ फाइनली क्या होगा आपका, द ऑक्सिलरीज रिमूव्ड अंडर द कंडीशन, द ऑक्सिलरीज रिमूव्ड अंडर द कंडीशन that do not cause
रेसिमाइजेशन, ठीक है। क्या होता है आपका, यानी कि जो ऑक्सिलरी होती है, ऑक्सिलरी आपका फाइनली आपका रिमूव हो जाती है, दैट डू नॉट कॉज व्हाट, रेसिमाइजेशन, ठीक है। मतलब यानी कि फाइनली अगर जब आप ऑक्सिलरी को रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रेसिमाइजेशन मिल गया, ठीक है। कॉज रेसिमाइजेशन किस में, डिजायर प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो द ऑक्सिलरी रिमूव्ड अंडर द कंडीशन दैट डू नॉट कॉज रेसिमाइजेशन ऑफ द व्हाट, ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट में आपका रेसिमाइजेशन नहीं आना चाहिए। ये स्टेप्स होते हैं आपका असिमेट्रिक सिंथेसिस के। तो याद रखना यार, असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या है, एनएनसो सेलेक्टिविटी अचीव करना, ठीक है। स्टेप्स जनरली आपका 3 स्टेप्स होते हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस में। फर्स्ट स्टेप तो हम क्या करते हैं, कायरल ऑक्सिलरी कोवैलेंटली बॉन्डेड विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कायरल ऑक्सिलरी बाउंड होती है। सेकेंड स्टेप में जो आपका बाउंड होने के बाद जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स मिलेगा, अंडरगो 1 और मोर डाइसो सेलेक्टिव कंपाउंड्स या डाइसो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, और डाइसो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका द ऑक्सिलरीज रिमूव्ड अंडर द कंडीशन दैट डू नॉट कॉज रेसिमाइजेशन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। जो आपका डिजायर प्रोडक्ट होगा उसमें आपका ऑक्सिलरीज को रिमूव करने के बाद रेसिमाइजेशन नहीं मिलना चाहिए, ये आपका थर्ड कंडीशन होगी। मतलब फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट मिलता है तो हम ऑक्सिलरीज को रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो ये स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार एसिमेट्रिक सिंथेसिस का एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो जो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन है किसके, एसिमेट्रिक सिंथेसिस के एप्लीकेशन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का, ठीक है। और आपका नंबर 2 आपका ड्रग सेफ्टी, ठीक है, ड्रग सेफ्टी में भी आपका बहुत बड़ा रोल है किसका, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या जो आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम है आपका ड्रग सेफ्टी में है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। और थर्ड आपका नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, मतलब हम रिसर्च, अभी बर्निंग टॉपिक हो सकता है आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, ड्रग सेफ्टी में और नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमें जैसे एनेंसोमर्स मिलते हैं, रेसिमाइजेशन मिलता है, तो हमें एक पर्टिकुलर एक एनेंसोमर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा टारगेट होता है, तो हमें उस टाइम आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें उस एनेंसो सेलेक्टिविटी को आपका अचीव करना होता है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो फार्मा कैसे इसका एप्लीकेशन है, जैसे आपका ड्रग सेफ्टी में अगर बोलूँ, जैसे डी पेंसिलामीन है, डी एक ड्रग होती है आपका डी पेंसिलामीन, जो डी पेंसिलामीन है ना, वो आपका थेरेपी में यूज होती है। डी पेंसिलामीन इज यूज्ड इन चिलेशन थेरेपी, ठीक है, इज यूज्ड इन चिलेशन थेरेपी एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड या ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं, डी पेंसिलामीन का किस में यूज होता है, एक तो चिलेशन थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में आपका डी पेंसिलामीन यूज होता है। जबकि इसी का कॉन्फ़िगरेशन जब एन पेंसिलामीन होता है, एन पेंसिलामीन, ये जो एन पेंसिलामीन एल पेंसिलामीन है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एक आपका देखो डी है और दूसरा आपका एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी वाला तो मैंने बोला कि चिलेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में होता है, जबकि जो एल पेंसिलामीन है ये टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है आपका
टॉक्सिक होता है। मतलब ये रोल है, देखो कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज भी आपका चेंज हो जा रही है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पेंसिलामिन दोनों के नाम तो सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अब हमारा जो ड्रग टारगेट होगा या हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट होगा फॉर चिलेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, हमें क्या चाहिए होगा, आपका डी पेंसिलामिन चाहिए होगा। अब ये डी और एल तो एक दूसरे के एनेंटियोमर होते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, केवल डी पेंसिलामिन को सिंथेसाइज करना होगा या ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि एनेंटियोमेरिकली प्योर फॉर्म में हमें डी पेंसिलामिन चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चिलेशन थेरेपी या अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। और जो एल पेंसिलामिन है वो तो क्या होता है, आपका टॉक्सिक होता है। तो ड्रग सेफ्टी में आपका ऑस्मोटिक सिंथेसिस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपका जैसे नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में भी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जैसे ऐसे आपका एस्पार्टेम है, आर्टिफिशियल आपने स्वीटनर पढ़े होंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर में आपका जो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम अगर एल एस्पार्टेम की बात करूं तो उसका टेस्ट आपका, देखो आर्टिफिशियल आपका स्वीटनर होता है आपका एस्पार्टेम, एस्पार्टेम एक तो है आपका एल एस्पार्टेम और दूसरा है आपका डी एस्पार्टेम। देखो जो एल एस्पार्टेम होता है ये आपका स्वीट इन टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, जबकि डी एस्पार्टेम आपका टेस्टलेस होता है। जो आपका डी एस्पार्टेम है वो क्या होता है, आपका टेस्टलेस होता है, ठीक है। एक आपका स्वीट इन टेस्ट था और दूसरा आपका टेस्टलेस होता है, यानी कि डी एस्पार्टेम आपका टेस्टलेस होता है, ठीक है। ये आपका एल एस्पार्टेम है स्वीट इन टेस्ट और डी एस्पार्टेम आपका टेस्टलेस है, राइट। तो हमारे लिए कौन सा यूज होगा फिर, एल एस्पार्टेम आपका एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि एस्पार्टेम ही है हम डी भी यूज कर रहे हैं, नहीं, वो तो टेस्टलेस है ना। तो ये एप्लीकेशन है आपका किसका, ऑस्मोटिक सिंथेसिस का, राइट। तो अब आते हैं आपका सिंथेसिस में, इनकी कायरल ऑक्सिलरी में क्या आपका कायरल ऑक्सिलरी होती है, ठीक है, क्या उसका एप्लीकेशन है, कैसे हम एनेंटियोमेरिकली प्योर फॉर्म आपका या ज़्यादा एनेंटियोमेरिकली सेलेक्टिव आपका स्टीरियो सेलेक्टिव्स कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका किसकी, कायरल ऑक्सिलरी की। ये आपका कायरल इवांस कायरल ऑक्सिलरी, जनरली मैं यहाँ पर पहले पढ़ा रहा हूँ, कायरल ऑक्सिलरी, ठीक है, कायरल ऑक्सिलरीज एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका ये है डबल बॉन्ड O N, ठीक है, NH, ये आपका ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कायरल ऑक्सिलरी में सिंथेसाइज कर रहा हूँ, ये सिंपल एक ऑक्सिलरी है, ठीक है। ये अटैच होगा किस पे, RC डबल बॉन्ड OCl। मैंने आपको बोला ना कि 3 स्टेप्स होते हैं ऑस्मोटिक सिंथेसिस के। पहला आपका कायरल ऑक्सिलरी बनती है, ठीक है। देखो कायरल ऑक्सिलरी जो ये था, ये ऑक्सिलरी, ये NH, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर आपका इस R कर लो, ये देखो इसको मैं ऑक्सिलरी कायरल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका कायरल सेंटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे और इस R को आप ऐसे कर दो, ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, NH का अटैक हुआ, तो ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये बन गया आपका NH एंड आपका ऐसा OC डबल बॉन्ड O एंड आपका R। तो ये कायरल ऑक्सिलरी से ये आपका डेरिवेटाइज हो गया, ये कायरल ऑक्सिलरी का डेरिवेटाइजेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेप्स बताए थे, 3 स्टेप्स। मैंने बोला कि यार एट फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कायरल ऑक्सिलरी कोवलेंटली बॉन्डेड होती है सबस्ट्रेट के साथ, तो ये कोवलेंटली बॉन्ड होगी आपका सबस्ट्रेट के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, मान लो आपने LDA डाला, ठीक है, LDA THF और -78 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा आपका LDA THF। LDA क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, कहाँ से, एसिडिक प्रोटॉन आपका ये है,
ठीक है। और मैंने बोला कि यार जैसे ही एलडीए क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा यहाँ से, तो इनोलेट बनेगा। अब इनोलेट भी कैसा बनेगा, ई बनेगा या जेड बनेगा? मैंने आपको बता रखा है कि यार इनोलेट डिपेंड्स अपॉन ये इस आर ग्रुप पर डिपेंड करता है। और मैंने, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर ये आर ग्रुप मिथाइल ओएमई या एटी के अलावा अगर कोई होता है तो जेड इनोलेट देता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जेड इनोलेट। कायरल ऑक्सिलरी की प्रेजेंस में भी हमेशा आपका जेड इनोलेट मिलेगा, राइट। तो एलडीए टीएचएफ, एलडीए यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये सी डबल बॉन्ड ओ NH, ये है डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब इसका ये बना आपका Z इनोलेट, ठीक है, O नेगेटिव एंड सॉरी ये बन गया आपका ऐसा O नेगेटिव NH O, ये है, इसको बोलते हैं ऑक्साजोलिडीन। इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसका नाम क्या है, ऑक्साजोलिडीन। ये आपका ऑक्साजोलिडीन है। इवांस ने ऑक्साजोलिडीन का एक कायरल ऑक्सिलरी ली, तो पहले क्या किया, ऑक्साजोलिडीन ने सबस्ट्रेट पे बाइंड हुआ तो ऑक्साजोलिडीन डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। फिर एलडीए डाला, एलडीए का काम होता है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना, यहाँ से THF78, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड आपके इनोलेट बनते हैं। लिथियम इनोलेट बन गया, यहाँ पर आपका Li पॉजिटिव होगा। तो ये जो इनोलेट है ये कैसा आपका जेड इनोलेट है, ये कैसा आपका जेड इनोलेट है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, एल्काइलेशन। एक्चुअली हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइलेशन, और स्टीरियो अचीव करेंगे। तो देखो इस इनोलेट की रिएक्शन होगी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ETI। अगर आपका ETI, ये वाला स्टेप आपका एल्काइलेशन का, ये वाला स्टेप कौन सा है, एल्काइलेशन। तो देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और आपको पता है कि यार जो इनोलेट होते हैं, इनोलेट क्या होते हैं आपको जनरली न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये अटैक करेगा, आयोडीन हटेगा और ये मिल जाएगा आपका ऐसा डबल बॉन्ड O NH। अभी भी H रहेगा, H नहीं रहेगा ना। अब यहाँ पर भैया H हटा देना है, क्योंकि वरना जब नाइट्रोजन आपका टेट्रावेलेंट होगा तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। H यहाँ पर हट जाता है, ठीक है, H हटा दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका ETI, एल्काइलेशन हो गया। यहाँ पर एल्काइलेशन होगा तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O ऐसा, और यहाँ पर जुड़ गया आपका ET, ये जुड़ा आपका ET। हाँ जी, ये R आपका रहेगा, यहाँ पर भी आपका R रहेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टीरियो। देखो याद रखना यार, यहाँ पर आपका R क्या है, आपका बिलो द प्लेन है। इस R ग्रुप पे स्टीरियो डिपेंड करती है। ये R बिलो है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो एल्काइलेशन होगा ना, ये जस्ट इसके अपोजिट आएगा, ये जस्ट इसके क्या आएगा, अपोजिट, यानी कि अबव द प्लेन आया। देखो हमें स्टीरियो मिल गई। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि यार इस कायरल ऑक्सिलरी की, मतलब ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिला, इसकी रिएक्शन हम मान लो LiLH4 के साथ कर सकते हैं, LiLH4। तो LiLH4 इस एमाइड बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है किस में, अल्कोहल में। मैंने आपको बताया था जब LiLH4 पढ़ाया था, मैंने बोला कि यार LiLH4 क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल, एक तरीके से अल्कोहल का ठेकेदार। मतलब मैंने याद कराने के लिए बोला था, ठीक है। आपको एकेडमी में ऐसे लिखना मत कहीं पर, ऐसा मैं जस्ट लर्न करने के लिए बोला था। मैंने कहा कि डाइवल जैसे होता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने बोला कि जनरली वो एल्डिहाइड देता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसी LiLH4 भी जनरली क्या देता है, मैक्सिमम जगह रिडक्शन के बाद आपका अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ से एमाइड बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पार्ट आपका, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, कायरल ऑक्सिलरी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमारा टारगेट था कि यार यहाँ पर एक एल्काइलेशन करना, ठीक है, और ये बन गया आपका CH2OH। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पर जो रिएजेंट आपने लिया होगा। कायरल ऑक्सिलरी आपका हट जाएगी, ठीक है, ये O डबल बॉन्ड O और ये आपका NH।
और ये एज इट इज है R, राइट। तो यानी कि हमारा ये जो डिजायरेबल प्रोडक्ट था वो ये था, ठीक है। अब ये यहाँ पर CH2OH आया इस केस में, ये चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किसी दूसरे ग्रुप पे, मतलब रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। सपोज दैट मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका क्या होता है, ये तो मैकेनिज्म आपके समझ आ गई, ठीक है। देखो मैं फाइनल वाले इस वाले कंपाउंड को दोबारा लिख रहा हूं। अगर ये चीज ऐसा है, ET आपका अबव द प्लेन आया, N O डबल बॉन्ड O, और ये आपका R था बिलो द प्लेन, तो ये चीज डिपेंड करेगी। जैसे यहां पर DIBAL है, इस केस में एल्डिहाइड मिलेगा। अगर यहां पर H2O2OH नेगेटिव है, इस तरीके का है, तब आपका ये एसिड मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला LiAlH4, LiAlH4, तब ये आपका क्या मिल रहा था, एल्कोहल मिल रहा था, ये वाला मिलेगा, ठीक है। H2O2 के केस में क्या होगा, ये चीज ET और आपका H2O2, तो यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O OH मिल जाएगा। ये सारे रिएजेंट में आपको बता रखा है मैंने, तो आपके समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। डाइबल क्या होता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। ये डाइबल क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, तो ये चीज आपका विद इन सेकेंड आने चाहिए आंसर, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड OH प्लस आपका इनके साथ कायरल ऑक्सिलरी तो रिमूव हो ही रही है, ठीक है, वो हर किसी के साथ होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे ऑस्मोटिक सिंथेसिस के स्टेप ही यही थे। पहले आपका कायरल ऑक्सिलरी कोवैलेंटली बाउंड हो रहा है, देन आपका डाइसो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहे हैं, देन आपका क्या हो रहा है, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स मिल रहा है। हम कायरल ऑक्सिलरी को रिमूव करते हैं, रिमूव इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट्स ये होते हैं एनेंटोमेरिकली प्योर फॉर्म में, और रिमूव ऐसे करते हैं, उसकी कंडीशंस ये है कि यार यहाँ पर आपका कोई रेसिमाइजेशन न हो। अगर हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है, अगर वहाँ पर रेसिमाइजेशन आ जाएगा तो हमारा फिर ये कोई फायदा नहीं होगा ना। तो आपको रिमूव हाइड्रोलिसिस या रिमूव करना, डिप्रोटेक्शन करना है, वो भी आपका ध्यान से करना है, मतलब वो भी एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी डाल दो तो रेसिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ है। LiAlH4 मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट इसकी जगह आपका LiAlH4 तो ऑलरेडी हो चुका था। अगर यहाँ पर आपका ऐसा रहता है, जब NH-OMe या Me इस टाइप का होगा, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये टूटेगा, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, मतलब आपको ऑप्शन में देखना है कि यार प्रोडक्ट क्या आ रहा है और यहाँ पर रिएजेंट क्या दिया है। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स की प्रॉब्लम्स आती है नेट और गेट में, ठीक है। IIT जैम में इतना नहीं आता है, क्योंकि ऑस्मोटिक सिंथेसिस का पार्ट जैम में नहीं है, लेकिन मैंने जो इससे पहले लेक्चर पढ़ाया था आपका लिथियम इनोलेट तक, वहाँ तक आपका IIT जैम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट आपका CSIR नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा गारंटी के साथ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, NH आपका यहाँ से अटैक करेगा, तो ये C डबल बॉन्ड ONOMe एंड आपका M, तो ऐसे मिलेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जब कायरल ऑक्सिलरी रिमूव हो रही है वो क्या मिल रहा है। आपको रटना नहीं है कि यार यही मिलेगा यही मिलेगा, ये डिपेंड करेगा रिएजेंट में, रिएजेंट क्या दे रखा है उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिसाइड होगा, राइट। थैंक यू।